नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4 परमाणु की संरचना। अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं पदार्थ परमाणु और अणुओं के मिलकर बने होते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थ का अस्तित्व उन परमाणुओं के कण होता है जिनसे वे बने होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होता है। क्या परमाणु वास्तव में विभाज्य होते हैं, जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक विद्यमान होते हैं। इस अध्याय में हम इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। 19वीं सदी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी कि परमाणु संरचना और उनके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणुओं की संरचना को उनके प्रयोगों के आधार पर समझाया गया। पदार्थों का आवेशित कण। पदार्थों के आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए आइए निम्न क्रियाकलाप करें। इन क्रियाकलाप से क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं के आपस में रगड़ने से उनके विद्युत आवेश आ जाते हैं। वह आवेश कहाँ आता है? इनका उत्तर तब मिलता है जब पता चलता है कि परमाणु विभाज्य हैं और आवेशित कण से बना है। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों को पता लगाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। 19वीं सदी तक यह जान लिया गया कि परमाणु साधारणतः अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इससे कम अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे थॉम्सन ने लगाया। इलेक्ट्रॉन से संबंध में जानकारी प्राप्त करने वाले गोल्डस्टीन 1886 नए विकिरण की खोज की, जिसे केनाल रे का नाम दिया गया। किरणें धनावेशित विकिरण की थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों के आवेशन इलेक्ट्रॉन की आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक था। इनको प्रोटॉन नाम दिया गया। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को E के द्वारा, प्रोटॉन को P द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई इसका आवेश 1+ लिया गया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि परमाणु प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, जो परस्पर आवेश को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत होता है कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉन के आसानी से निकल जाता है, लेकिन प्रोटॉन को नहीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। हमें इस प्रश्न का उत्तर नीचे मिलेगा। परमाणु की संरचना। हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य अविनाशी है, लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। अब जानना आवश्यक होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित हैं। इनको समझने के लिए उनके वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। जे थॉम्सन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। थॉम्सन का परमाणु मॉडल। थॉम्सन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया, क्रिसमस केक की तरह। इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है, जिसके इलेक्ट्रॉन क्रमिक केक में लगे सूखे मेवे की तरह है। तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु धन आवेशित तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह दिखता है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले तरबूज के बीज की भांति धंसे होते हैं। थॉम्सन ने प्रस्तावित किया परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है। इसे इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। ऋणात्मक धनात्मक आवेशित परिमाण के समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। यद्यपि थॉम्सन के मॉडल के परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों ने किए गए प्रयोगों में परिणामों में इस मॉडल को द्वारा समझाया नहीं जा सकता, जैसा कि हम आगे देखेंगे।
रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अरिस्टल रदरफोर्ड यह जानने का इच्छुक था इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की परत पर टकराया। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। इससे निम्न परिणाम मिलते हैं। तेज गति से चल रहे अधिकांशतः अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा कुछ बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हो गए। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आया। रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे कि अगर आप 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े से मार सकते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। इस प्रयोग से निष्कर्ष समझने के लिए खुले मैदान के लिए क्रियाकलाप करते हैं। मान लें कि एक बच्चा अपनी आँख को बंद किए हुए एक दीवार को सामने खड़ा है। उसे दीवार पर कुछ दूरी पर पत्थर फेंकने को कहा। प्रत्येक पत्थर को दीवार पर टकराने के साथ ही वह आवाज़ सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज़ सुनेगा। लेकिन जब आँख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई चारदीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे जो कोई आवाज़ सुनाई दे, क्योंकि घेरे के बीच बहुत सारे खाली स्थान हैं जिनके बीच में पत्थर निकल जाता है। इसी तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली होता है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु धनावेशित भाग बहुत कम है। बहुत कम अल्फा कण 180 पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु पूर्णतः धनावेशित भाग द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन के सीमित हैं। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 5 गुना छोटी है। अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया जिसे निम्न लक्षण थे। परमाणु का केंद्रक धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु लगभग सर्वद्रव्यमान नाभिक होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार मार्ग चक्कर लगाता है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार का तुलना काफ़ी कम होती है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियाँ। वर्ताकार मार्ग में चक्रवत करते समय इलेक्ट्रॉन स्थायी हो पाना संभव नहीं था। कोई भी अवशोषित कण गोलाकार कण त्वरित होता है। त्वरण के दौरान अवशोषित कणों से ऊर्जा विकसित होता है। इस प्रकार अस्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा में विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु स्थिर होता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होते हैं। बोर का परमाणिक मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल पर उसी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्न अवधारणाएं प्रस्तुत की। इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन विषुक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा में विकिरण नहीं होता है। इन कक्षाओं में ऊर्जा के स्तर कहते हैं 4.3। इन परमाणुओं की ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया है। ये कक्षाएं KLMN संख्याओं द्वारा निरूपित की गई हैं। न्यूट्रॉन 1932 में जे चैडविक ने एक अपरमाणु कण को खोज निकाला जो अनावेशित द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर है। अंततः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। सामान्यतः न्यूट्रॉन को n से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित करता है। परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण के लिए बोरबरी के कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिसे बोरबरी स्कीम
के नाम से जाना जाता है। इन नियमों के अनुसार किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 2n दर्शाया जाता है, जहां n कक्षा की संख्या द्वारा ऊर्जा स्तर है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले की कक्षा के कोष में होगी। सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 होगी। किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उसमें पहले वाले भीतरी कक्ष के पूर्ण रूप से भर न जाए। संयोजकता। हम पढ़ चुके हैं परमाणुओं के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के विभिन्न किस प्रकार के व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बड़ी स्कीम में हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम अधिकतम कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यह देखा जा गया है कि जिन तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 भरे होते हैं, वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे तत्व संयोजक शक्ति या संयोजकता शून्य होती है। इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ अन्य में 8 होते हैं। सक्रिय तत्वों में परमाणु की संयोजकता शक्ति अर्थात समान अन्य किसी तत्व में परमाणु से मिलकर बने अणु बनने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्षा के पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाली सबसे बाहरी कक्षा को अष्टम माना जाता है। परमाणु अपने अधिकतम कक्षा में अष्टम प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। यह आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने और उनको ग्रहण करने का और त्याग करने से होता है। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को अष्टम बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजकता या शक्ति अर्थात संयोजकता होती है, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं। विभिन्न सेलों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के साथ अष्टधातु तत्वों के परमाणुओं का संयोजन। अतः प्रत्येक परमाणु की एक निश्चित संयोजक शक्ति होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। पहले 18 तत्वों की संयोजकता सारणी 4.1 में अंतिम स्तर में दी गई है। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या। हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। एक परमाणु की उपस्थिति प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या को दर्शाती है। इसे Z द्वारा दर्शाया जाता है। इनके तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या Z समान होती है। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु के विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक ही प्रोटॉन होता है। इस प्रकार कार्बन के लिए Z बराबर 6। इस प्रकार परमाणु के नाभिक उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या। एक परमाणु में अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्यवहारिक रूप से परमाणु का द्रव्यमान उससे विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कण होते हैं। ये परमाणु नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उनके नाभिक में होता है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12 U है। इससे 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन 12। इस प्रकार एल्यूमीनियम का द्रव्यमान 27 है, प्रोटॉन 13, 14 न्यूट्रॉन। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कुल संख्या का योग द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान संख्या कहलाता है। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तत्वों के प्रतीक इस प्रकार लिखा जाता है। समस्थानिक। प्रकृति में कुछ स्थानों में परमाणु की पहचान की गई जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु ले। इनके 3 परमाणु स्पीशीज होते हैं, पोटेशियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। प्रत्येक परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान क्रमशः भिन्न भिन्न। इन उदाहरणों के आधार पर समस्थानिकों को एक प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। एक ही तत्व के परमाणु
जितनी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, इस तरह को हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ट्रिटियम और ट्राइटियम होते हैं। बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक पदार्थ शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों को रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। किसी द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए। आइए इसका पता लगाएं। क्लोरीन का औसतन परमाणु द्रव्यमान। किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व के विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसतन द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं होता है तो परमाणु का द्रव्यमान उसे उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान का योग होता है। लेकिन अब अगर एक तत्व समस्थानिक रूप से उपस्थित होता है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक रूप से प्रतिशत जानना होगा और औसतन द्रव्यमान की गणना करनी होगी। समस्थानिकों के अनुप्रयोग। कुछ समस्थानिकों और उनके विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में कर सकते हैं। उनमें से कुछ निम्न हैं। यूरेनियम एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी ईंधन के रूप में, कैंसर के उपचार। कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग, घेघा रोग के लिए। आयोडीन समस्थानिक का उपयोग। संभारिक। दो तत्वों कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु 18 बारे में विचार कीजिए। परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 यानी तत्वों के इस जोड़े को अणुओं को कुल न्यूक्लियॉनों की संख्या के समान है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारिक कहा जाता है। आपने क्या सीखा?